भैया, आजकल दूध बहुत पतला और कम दे रहे हो। नहीं बहन जी, दूध पतला नहीं है। वो हमारी भैंसिया ने ज्यादा पानी पी लिया था जा, मेरा दूध पतला हुई गवा। आजकल तुम्हारी भैंसिया बहुत पानी पीती है। बस भैंसिया तो भैंसिया है, उसको का वक्त का अच्छा लगे राम जी जाने। राम सिंह कॉलोनी में एक अकेला दूध वाला था, जिसकी वजह से सबको उसी से दूध लेना पड़ता था। उसका दूध दिन पर दिन पतला होता जा रहा था। भैया जी, 2 रुपए बढ़ गए हैं दूध पे। अरे अभी तो तुमने 2 रुपए बढ़ाए थे, अब फिर 2 रुपए बढ़ा दिए। ऐसा कब तक चलेगा राम सिंह? और दूध भी तुम्हारा इतना पतला हो रहा है कि पतीली में तो जमता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि दूध नहीं पानी पी रहे हैं, और वो भी इतना महंगा। अरे आजकल हमारी भैंसिया तालाब में ज्यादा देर तक नहा लेती है, इस वजह से उसका दूध पतला हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा राम सिंह? तुम तो जानते हो कि हम तुमसे ही दूध लेते हैं, और तुम हो कि अपने भाव बढ़ाते ही जा रहे हो। भैया, ज्यादा बात करने की आदत तो हमें नहीं है। अगर तुम्हें हमारे यहाँ का दूध अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई और दूध वाला देख लो, हमसे इतना ना हो पाएगा। 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, अगली बार 2 रुपए ज्यादा के हिसाब से पैसा देना। पैसे का तकाजा तो ऐसे करता है जैसे हमें इसकी जरूरत है। इसको हमारी जरूरत नहीं, पर बात भी सही है। पूरी कॉलोनी में एक यही तो दूध वाला है। राम सिंह सबकी मजबूरी का फायदा उठाता था और दूध पतला करके बेचता था। अब तो उसने यूरिया भी मिलाना शुरू कर दिया था। दूध में यूरिया मिलाने से पता ही नहीं चलता है कि दूध है या यूरिया। इससे तो और भी मुनाफा होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा शैम्पू और डाल देता हूँ, जिससे दूध में छाग और हो जाएगा और लोग इस दूध को और ज्यादा अच्छा समझेंगे। यूरिया से तो सफेद हो ही जाता है। राम सिंह का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो लोगों को दूध नहीं, जहर बेच कर रहा था, और लोग इस बात से अनजान थे।
किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पर आप सबके घर पर दूध लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर तुम्हारा लालच फिर दोबारा आ गया तो हम तुम पर कैसे विश्वास करें? मैं अपनी भैंसिया की कसम खाकर कहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अगर आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका मिला तो आप मुझे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर सुबह का बोला शाम को वापस आ गया तो उसे बोला नहीं कहते। इसी तरह से इसे अगर किसी को अपने गलती का एहसास होता है तो उसे एक मौका देना चाहिए। राम सिंह सबसे माफी मांगकर तबेले में वापस जाता है, जहां पर सोन परी सब कुछ पहले जैसे ही कर देती है। परंतु राम सिंह को ये पता नहीं था कि ये सब एक जादू था, इसलिए वो अभी भी भैंसों से डरा हुआ रहता है और लोगों को प्योर दूध बेचता है, जिसकी वजह से कॉलोनी वाले भी खुश हो जाते हैं और प्योर दूध पीते हैं। राम सिंह भविष्य में कभी भी लालच नहीं करता। बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था। काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, तुम चिंता मत करो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है।
जब वह थोड़ी दूर जाता है तभी रास्ते में दो लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए, हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतार कर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है? अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं, तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा, ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है। इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो। फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, ये बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है, अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं। अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। एक गांव में राजन और रश्मि नामक 2 पति पत्नी और उनका बेटा संजय रहा करते थे। राजन एक गरीब किसान था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती नौजवान था। वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन अपने बेटे संजय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना लेकर वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन संजय अपने पिता राजन की मदद करने के लिए खेत में पहुंच गया। राजन ने उसे रोक दिया। बेटा संजय, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये काम मेरा है, मुझे करने दो। बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और जीवन में आगे बढ़ जाओ। संजय एक मेधावी छात्र था। उसने अपने गांव के स्कूल से इंटर 12वीं की कक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसके गांव के स्कूल में 12वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन उनके सामने कठिनाई का पहाड़ था। गरीबी के कारण उसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। शहर में रहना, किताब कॉपियों का खर्चा, कॉलेज की फीस, कपड़ों का खर्चा, सब कुछ एक टेढ़ी खीर लग रहा था। संजय अपने पुराने छोटे कपड़े पहनकर किसी तरह शहर पहुंच गया। उसने रहने के लिए एक दूर से रिश्तेदार के यहाँ बरामदे में जगह मिल गई, जहाँ ऊपर छप्पर में बहुत ज्यादा छेद था। फीस के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया था। उसे अपने पत्नी की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। वो हिम्मत करके रात में जब बरामदे में सोया तो बरसात शुरू हो गई और फिर क्या था, पानी छप्पर के छेद से टप टप गिरने लगा। संजय का बड़ा बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी। इसके बाद हर समय वक्त संजय की हिम्मत की परीक्षा लेने लगा।
कॉलेज की फीस के रुपए नहीं आए तो संजय का एडमिशन नहीं हो पाया। आज एडमिशन का आखिरी दिन था। वो कॉलेज के बाहर मुंह लटकाए खड़ा था। उसकी आशाओं के रंगीन महल चकनाचूर हो गए थे। इतने में एक खूबसूरत लड़की आई और उसने संजय से जान पहचान बनाने के लिए अपना परिचय दिया। हाय, माई सेल्फ दिव्या। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संजय पूरी तरह से चौंक गया। संजय है नाम मेरा। ऐसा लगता है आपको एडमिशन की लिस्ट पे अपना नाम देखने की ख्वाहिश है। एडमिशन की लिस्ट? मेरा नाम नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? नाम आ जाएगा। संजय की आंखें भर आई। उसे अब गांव जाने का रास्ता ढूंढने की सूझ रही थी। एडमिशन उनका होता है जो नसीब वाले होते हैं। शायद कॉलेज की पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं है। ना फीस है ना किताबें हैं। मुझे तो कॉलेज की तरफ देखने में भी डर लग रहा है। देखो, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। संजय सोचने लगा कि ये लड़की उसे हमदर्दी दिखाकर झूठी दिलासा दे रही है। इतने में लड़की ने संजय के हाथ में अपनी एक किताब दे दी और कॉलेज के अंदर चली गई। संजय किताब को देखकर सोचने लगा। उसने किताब के अंदर देखा तो एक चमकीली रोशनी आ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दिव्या का इंतजार कर रहा था कि वो आए और उसे उसकी किताब लौटाई जा सके। कुछ देर के बाद फिर से वापस आ गए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। संजय को विश्वास नहीं हुआ। दिव्या संजय को एडमिशन लिस्ट के पास ले गई और कंफर्म कराया। संजय को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो आश्चर्य से सोचने पर मजबूर हो गया। उसके सामने सवाल पैदा हो गया कि फीस किसने भरी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या वहाँ से जा चुकी थी। दिव्या की किताब संजय के पास ही रह गई थी। वो घर चला आया। वो कॉलेज से घर गया। उसे अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। उसके कपड़े भी ढंग के नहीं थे, जेब में रुपए भी नहीं थे। वो बहुत उदास था। उसने किताब को खोला और उदास होकर सोचने लगा। अचानक सामने अच्छे कपड़े आ गए। उसके ऊपर कुछ रुपए भी आ गए। उसके अभ्यास क्रम की सारी किताबें आ गई। अचानक बरामदे के छप्पर के सारे छेद बंद हो गए। छप्पर पूरी तरह से अच्छा बन गया। अरे बाप रे, ये किताब जादुई है। जादू दिखा रही है। इसने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। शायद इसी के जादू से मेरी फीस भी भर गई है। कपड़े, रुपए, किताबें सब आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जादुई किताब को देने वाली सुंदरी कहाँ गई? दूसरे दिन संजय कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसे दिव्या कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। उसकी निगाहें दिन भर दिव्या को ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। इसी तरह से दिन बीतते चले गए, लेकिन दिव्या से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन संजय कॉलेज के लिए आ रहा था। अचानक उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके सर में गहरी चोट आ गई। उसकी जादुई किताब उसके हाथ से छूट गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई की भी सारी बातें भूल गई। वो याद करने की कोशिश करता, लेकिन बहुत सारे उत्तर उसे याद ही नहीं आ रहे थे। कुछ दिन के बाद परीक्षा पास आ गई। संजय बहुत परेशान हो गया। उसके सामने सब अंधेरा नजर आ रहा था। वो कॉलेज के बाहर से ही वापस लौटने लगा। इतने में एक सुंदर परी आकाश से पास में ही उतरी। वो दिव्या ही थी। वो परी का स्वरूप छोड़कर दिव्या रूप में आ गई और अपने हाथ से वही जादुई किताब लेकर संजय के पास पहुंच गई। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ चली गई थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी किताब भी खो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम परीक्षा में फेल नहीं होगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो किताब और शुरू कर दो पढ़ाई। जादुई किताब के हाथ में आते ही ऐसे चमत्कार हो गया। संजय की याददाश्त वापस आ गई। वो जितने उत्तर भूल गया था वो सब याद आ गया। दिव्या ने उसके साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी कराई।
संजय ने परीक्षा दी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ। दिव्या भी बड़े अच्छे अंकों से पास हुई थी। संजय बड़ी खुशी से अपने रिजल्ट देख रहा था। दिव्या ने उसे बहुत बहुत बधाई दी और संजय ने भी दिव्या को बधाई दी। वो बहुत देर तक संजय के साथ रही। शाम होने वाली थी और अचानक दिव्या संजय से कुछ दूर चली गई और परी रूप में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ती चली गई। संजय अपने हाथ में जादुई किताब लेकर दिव्या परी को दूर उड़ते जाते हुए देखता रहा।